वालेकुम। आज हमारा लेक्चर टॉपिक है सीपीयू स्केजुलिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर स्केजुलिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब हमारे पास प्रोसेसेस ज़्यादा होते हैं और रिसोर्सेज कम होते हैं तो उस पर्पज़ के लिए जो है वो स्केजुलिंग की जाती है। स्केजुलिंग का पर्पज़ होता है कि हमारे पास प्रोसेसर को मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया जाए। जब हमारे पास स्केजुलिंग होती है तो हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस मौजूद होते हैं जो कि डिफरेंट पार्टिकुलर रिसोर्सेज के लिए जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो सीपीयू के पास क्योंकि जब हमारे पास सिस्टम के ऊपर जब हम वर्किंग करते हैं तो सारी की सारी प्रोसेसेस जो है वो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देख रहा होता है। तो हमारे पास क्योंकि सिस्टम के अंदर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और आजकल हमारे पास जितने भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं और एंड यूज़र जितने भी हैं वो कोशिश करते हैं कि सिस्टम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को रन किया जा सके ताकि उससे मैक्सिमम जो है वो आउटपुट ली जा सके। तो क्योंकि हमारे पास सिस्टम के अंदर रिसोर्सेज कम होते हैं तो इस पर्पज़ के लिए प्रोसेसर जो है वो उसकी फिर स्केजुलिंग करता है कि डिफरेंट हमारे पास क्यूज़ की तरफ प्रोसेसेस कुछ चले जाते हैं, डिफरेंट स्टेट से होते हुए डिफरेंट प्रोसेस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। सम टाइम ये होता है कि अगर दो प्रोसेस हैं उनको सेम रिसोर्स चाहिए तो सीपीयू जो है उनको फिर डिफरेंट एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग जो है उनको सम टाइम प्रायोरिटी देता है। सम टाइम ये होता है कि शॉर्टेस्ट जॉब के हिसाब से सिस्टम जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उस प्रोसेस को ले लेता है। सम टाइम ये होता है कि जो पहले प्रोसेस आ जाता है सिस्टम जो है उस प्रोसेस को पिक कर लेता है। तो डिफरेंट एल्गोरिदम जो है वो इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं कि जहाँ पे हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस को जो है वो एग्जीक्यूट करता है। तो इससे ये होता है कि जो हमारे पास प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन है वो इसके अंदर मैक्सिमम रहती है कि हर वक्त हमारे पास प्रोसेसर के पास कोई ना कोई प्रोसेस होता है वो जिसको लेके चलता है उसको जिससे हमारी थ्रूपुट जो है सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो उसके अंदर इन्हांस हो जाती है और नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस जो है वो एक स्पेसिफिक यूनिट टाइम के अंदर जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो डेफ़िनेटली जब हमारे पास सिस्टम के अंदर प्रॉपर स्केजुलिंग होती है तो हमारे पास उसके अंदर जो है एक स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस आते हैं और वो उसके अंदर कंप्लीट होते हैं। तो उसके जबकि उसके अंदर ये होता है क्योंकि एक प्रॉपर स्केजुलिंग होती है डिफरेंट एल्गोरिदम को हम अभी जाके आगे डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर जो शेयरिंग है जो डिफरेंट रिसोर्सेज की शेयरिंग है वो एक फेयर मेन के अंदर होती है और उसके अंदर ये नहीं होता है कि किसी प्रोसेस को जो है वो ज़्यादा टाइम एलोकेट कर दिया जाए किसी को कम। हाँ बट उसके अंदर ये होता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कौन से एल्गोरिदम की बेस के ऊपर जो है उनको लेके चल रहा है। तो उसके अलावा हमारे पास जो है स्केजुलिंग से स्टारवेशन से जो है वो बचा जा सकता है। स्टारवेशन कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोसेस आया है और वो रन हो रहा था तो इसी दौरान एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया वो तो प्रोसेसर ने उस हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को प्रोसेस नंबर 2 को प्रायोरिटी दे दी और प्रोसेस नंबर 1 को वहीं पे स्टॉप कर दिया। सम टाइम ऐसा होता है कि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आते रहते हैं और वो एग्जीक्यूट होते रहते हैं और जो प्रोसेस 1 होता है हमारे पास उसका जो वेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रोसेस को जो है वो स्टारवेशन का प्रोसेस कहा जाता है। तो स्केजुलिंग के अंदर जो है वो स्टारवेशन के प्रोसेस को जो है वो वहाँ उसको प्रिवेंट किया गया है। तो स्केजुलिंग से जो प्रोसेसर की एफिशिएंसी है वो उसके अंदर इन्हांस की जाती है क्योंकि प्रोसेसर जो है वो हर वक्त बिजी रहता है, उसके पास कोई ना कोई प्रोसेस हर वक्त मौजूद रहता है और प्रोसेस जो है वो डिफरेंट प्रायोरिटीज़ के हिसाब से जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस को वहाँ पे रन कर रहा होता है। तो जब प्रोसेसर जो है वो स्केजुलिंग करता है तो उसके डिफरेंट क्राइटेरिया है जैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है डिफरेंट क्राइटेरियाज मौजूद होते हैं। इसी तरह जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसकी स्केजुलिंग का क्राइटेरिया है। सबसे पहले हमारे पास है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का मतलब है कि एक प्रोसेस हमारा स्टार्ट होने से लेकर एंड होने तक जो उसका टोटल टाइम होता है वो उसका टर्न अराउंड टाइम कहलाता है कि हमारे पास उसके अंदर एग्जीक्यूशन टाइम भी आ जाता है प्लस हमारे पास उसके अंदर वेटिंग टाइम भी आ जाता है। फिर सेकंड जो हमारे पास स्केजुलिंग क्राइटेरिया है वो रिस्पांस टाइम है कि प्रोसेसर जो है उसका रिस्पांस टाइम जो है वो हमेशा क्विक होना चाहिए कि हमारे पास जो वेटिंग टाइम है वो कम से कम हो और जो प्रोसेसर का रिस्पांस टाइम है वो सबसे ज़्यादा हो ताकि हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो उसके अंदर रन हो सकें और जो हमारे पास डिज़ायर्ड आउटपुट है वो हमारे पास आ सके। तो उसके अलावा डेडलाइंस जो हैं स्केजुलिंग क्राइटेरिया के अंदर आ जाती हैं। डिफरेंट प्रोसेसेस को कंप्लीट होने के लिए जो है डिफरेंट डेडलाइंस मौजूद होती हैं। स्पेसिफिक पीरियड टाइम जो है मौजूद होता है जो कि हम पीसीबी के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं। उसके अलावा हमारे पास वेटिंग टाइम आ जाता है स्केजुलिंग के अंदर कि जो प्रोसेस हैं डिफरेंट जो वेटिंग के ऊपर हैं उनका वेटिंग टाइम जो है उसका ब्लॉकिंग टाइम जो है वो कम से कम होना चाहिए
और उसके फौरी तौर पे एक प्रॉपर स्केजुलिंग के अंदर जो है वो रेडी क्यू के ऊपर जाएँ और वहाँ से फिर फर्दर जो एग्जीक्यूशन की तरफ। उसके अलावा स्केजुलिंग क्राइटेरिया के अंदर जो है वो थ्रूपुट हमेशा इंपॉर्टेंट होती है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस जो हैं वो पर यूनिट टाइम के अंदर कंप्लीट हुए हैं। उसके अलावा प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन है कि प्रोसेसर जो है वो सिस्टम के अंदर कितने परसेंट जो है वो यूटिलाइज रहा है, कितने परसेंट जो है वो बिजी रहा है, कितने टाइम जो है वो उसके अंदर आइडल रहा है। उसके अलावा स्केजुलिंग क्राइटेरिया के अंदर फेयरनेस है। फेयरनेस का मतलब है कि जितने भी प्रोसेस हैं प्रोसेसर उनको इक्वली ट्रीट करे, किसी प्रोसेस को जो है वो स्टारवेशन की तरफ ना लेके जाया जाए। उसके अलावा सम टाइम ये होता है कि प्रायोरिटीज़ को इन्फोर्स किया जाता है। इन्फोर्स का मतलब ये होता है कि सम टाइम जो प्रोसेसर जो है जिस प्रोसेस को लेके चल रहा होता है वो काफ़ी लेंथी होता है। तो जो बाकी प्रोसेस जो वेटिंग स्टेट के ऊपर मौजूद होते हैं उनका जो वेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है डिफरेंट प्रोसेसेस को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो डिफरेंट प्रायोरिटीज़ को जो है वो फिर उसके अंदर इन्फोर्स किया जाता है। उसके अलावा बैलेंसिंग रिसोर्सेज आ जाता है। बैलेंसिंग रिसोर्सेज का मतलब है, जैसे मैं स्टार्ट के अंदर बता रहा था कि रिसोर्सेज जहाँ पे कम होते हैं और प्रोसेसेस जहाँ पे ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे स्केजुलिंग की जाती है। तो प्रोसेसर जो है वो ट्राई करता है कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी शेयरिंग है वो बैलेंस की जाए। तो हमारे पास ऑप्टिमाइज़ेशन क्राइटेरिया का जो हमारे पास उसका क्राइटेरिया है, ऑप्टिमाइज़ेशन है, हम स्केजुलिंग से क्या अचीव करना चाहते हैं, वो हमारे पास है कि हम सीपीयू की यूटिलाइज़ेशन जो है वो मैक्सिमम चाहते हैं, मैक्सिमम थ्रूपुट चाहते हैं, टर्न अराउंड टाइम जो है उसके अंदर मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए वेटिंग टाइम होना चाहिए और रिस्पॉन्स टाइम जो है वो हमारे पास सीपीयू का जो है वो डिफरेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है वो मिनिमम होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे डिसीजन मोड जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है नॉन प्रिमिटिव और एक हमारे पास होता है प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव का मतलब ये होता है कि एक हमारे पास प्रोसेस चल रहा है, तो प्रोसेसर जो है वो उसको एग्जीक्यूट करता रहता है अनटिल वो प्रोसेस जो है वो खुद टर्मिनेट हो जाता है, या उसका जो टाइम है टोटल टाइम है उसका एंड हो जाता है। तो इस मोड को हम कहते हैं ये हमारे पास एज अ नॉन प्रिमिटिव कहलाता है। सम टाइम ये होता है कि हमारे पास मोड जो है वो प्रिमिटिव होता है। इसका मतलब ये है कि कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है तो प्रोसेसर जो है जो रनिंग प्रोसेस होता है वो उसको स्टॉप कर देता है और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को जो है फोर्सिबली वो रिसोर्स लेके एक प्रोसेस को किसी दूसरे प्रोसेस को दे देता है। तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास एज अ प्रिमिटिव कहलाता होता है। तो हमारे पास इसके अंदर सीपीयू आईओ साइकिल है। सीपीयू आईओ साइकिल का मतलब ये है कि हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो एक प्रोसेस को कंप्लीट करता है, एक साइकिल को कंप्लीट करता है। तो सम टाइम ये होता है कि कुछ प्रोसेसेस जो हैं वो आईओ बाउंड होते हैं, कुछ प्रोसेसेस जो हैं वो सीपीयू बाउंड होते हैं। तो सम टाइम ये होता है कि प्रोसेसर जो है वो किसी एक प्रोसेस को बहुत लंबा लेके चलता है जब तक कि वो उसको खुद एंड नहीं हो जाता। तो सीपीयू आईओ साइकिल जो है उसके अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि उसका सर्विस टाइम कितना है, उसका टोटल बर्स्ट टाइम कितना है, कितने टाइम के अंदर जो है एक पार्टिकुलर आईओ डिवाइस जो है वो किसी प्रोसेसर को एलोकेट किया जाएगा। तो इसकी स्केजुलिंग की टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। लॉन्ग टर्म स्केजुलिंग है, मिड टर्म स्केजुलिंग है और शॉर्ट टर्म स्केजुलिंग है। यहाँ पे हमारे पास की क्लासिफिकेशन मौजूद है डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे न्यू से हम जाते हैं रेडी, रेडी से फिर सस्पेंड रेडी और रेडी। कंप्लीट एक प्रोसेस को हम स्टार्ट से लेकर एंड तक लेके चलते हैं, हम इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म स्केजुलिंग है। जब हम रेडी सस्पेंड की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं ये मिड टर्म स्केजुलिंग है। और शॉर्ट टर्म से क्या मुराद होता है कि एक हमारे पास प्रोसेस होता है, हम सिंपली उसको रेडी से रनिंग स्टेट की तरफ लेके जाते हैं, तो ये हमारे पास एज अ शॉर्ट टर्म स्केजुलिंग कहलाती होती है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एल्गोरिदम है। सबसे पहला एल्गोरिदम यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, इसको हम FCFS भी कहते हैं। यहाँ पे आपके पास 4 प्रोसेसेस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, उनका अराइवल टाइम भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है और उसका सर्विस टाइम भी जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखें नीचे जो है इसका गैंट चार्ट मौजूद है। गैंट चार्ट के अंदर जो है कंप्लीट टाइमलाइन यहाँ पे मौजूद है कि प्रोसेस 1 जो है उसका अराइवल टाइम 0 है, क्योंकि प्रोसेस 1 सबसे पहले आया है और यहाँ पे प्रोसेस 1 स्टार्ट हुआ और ये हमारे पास नॉन प्रिमिटिव है। ये एग्जांपल जो है वो हमारे पास जो मोड है हमारे पास करंटली वो नॉन प्रिमिटिव का मोड है। इसका मतलब है कि हमारे पास जितने भी प्रोसेस यहाँ पे आते जाएंगे वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे अनटिल वो प्रोसेसेस जो है वो यहाँ पे एंड नहीं हो जाते। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस P1 आया है, उसका अराइवल टाइम जो है 0 है और उसका सर्विस टाइम जो था वो 8 था। 8 टाइम प्रोसेस 1 जो है वो चला और यहाँ पे एंड हो गया। उसके बाद हमारे पास P2 आया, फिर P3 आया और P4 आया, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस के ऊपर ये डिफरेंट प्रोसेसेस आए हैं
कि जैसे-जैसे यहाँ पे प्रोसेसेस आते गए हैं, वैसे-वैसे प्रोसेसर जो है वो इनको यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट करता गया है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम कि हमारे पास जो टोटल 4 प्रोसेसेस थे यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम हम कैसे निकालते होते हैं, हमारे पास सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम जो है वो यहाँ पे उसका जो वेटिंग टाइम है वो हमेशा कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। इस तरह जो है हमारे पास उसका वेटिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम दिखाया गया है कि जो हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं उनको यहाँ पे वेटिंग जो है जैसे 8 माइनस 0 है, 4 माइनस 1 है, 9 माइनस 2 है, 5 माइनस 3 है। तो चारों प्रोसेसेस को जो है यहाँ पे वेट टाइम कैलकुलेट करने के बाद उनको सम अप किया गया और उनको टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस के ऊपर यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो जो एवरेज वेटिंग टाइम हमारे पास यहाँ पे बनता है वो हमारे पास जो है वो 15.25 है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट आ जाती है, एसजीएफ स्केजुलिंग जिसको कहते हैं। यहाँ पे वही सेम प्रोसेसेस मौजूद हैं, अराइवल टाइम उनका भी वही सेम है, सर्विस टाइम भी यहाँ पे जो है हमारे पास सेम है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो स्केजुलिंग है ये शॉर्टेस्ट जॉब है और यहाँ पे प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब को जो है यहाँ पे लिया गया है। इसका मतलब क्या है प्रिमिटिव के कि हमारे पास परमिशन है कि डिफरेंट प्रोसेसेस जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस यहाँ पे आ जाता है तो सीपीयू जो है उस हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को यहाँ पे प्रायोरिटी दे के प्रोसेसेस को यहाँ पे स्टॉप कर सकता है। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं क्योंकि अराइवल टाइम जो है प्रोसेस 1 का अराइवल टाइम जो है वो यहाँ पे हमारे पास 0 है। तो करंटली उस टाइम क्योंकि कोई प्रोसेस मौजूद नहीं था तो 0 के ऊपर जो है वो P1 को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया। जब 1 टाइम चला है तो सेकंड प्रोसेस यहाँ पे आया है और उसका अराइवल टाइम जो है वो 1 है। तो सर्विस टाइम जब देखा गया तो P1 जो है वो 1 टाइम चल चुका था, अभी 7 उसके जो हैं वो पॉइंट्स रहते थे। तो जो P2 है उसका सर्विस टाइम जो था वो 4 था। तो प्रोसेसर ने P1 को वहीं पे स्टॉप कर दिया और P2 को यहाँ पे ले लिया। उसका टोटल सर्विस टाइम जो था वो 4 है, वो यहाँ पे चलता रहा। अब 2 टाइम के ऊपर प्रोसेस 3 आ गया, प्रोसेसर ने अपनी एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टॉप कर दी। तो अभी हमारे पास प्रोसेस 1 जो है वो 7 टाइम बचा हुआ है, प्रोसेस 2 जो है क्योंकि 1 टाइम वो चल चुका था, 3 टाइम बचा हुआ था। P2 के ऊपर 3 के ऊपर जो है 2 अराइवल के ऊपर प्रोसेस 3 आया, उसका सर्विस टाइम 9 था। तो ये ज़्यादा था, तो शॉर्टेस्ट जॉब अभी स्टिल जो है वो प्रोसेस 2 था। तो प्रोसेसर ने जो है वो P2 को ही यहाँ पे कंटिन्यू रखा। उसके बाद 3 टाइम के ऊपर जो है वो एक प्रोसेस P4 आ गया। तो प्रोसेसर ने फिर अपनी एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टॉप की, देखा कि शॉर्टेस्ट जॉब कौन सी है। तो स्टिल अभी हमारे पास क्योंकि P4 का सर्विस टाइम जो है वो यहाँ पे 5 है, तो हमारे पास P2 का जो अभी सर्विस टाइम रह गया था वो 2 था। तो शॉर्टेस्ट जॉब जो थी हमारे पास वो P2 थी। तो प्रोसेसर ने P2 को ही कंटिन्यू रखा और उसके जो 4 सर्विस पॉइंट थे वो यहाँ पे एंड हो गए 1 से लेकर 4 तक। उसके बाद प्रोसेसर ने P2 को यहाँ पे प्रोसेस 2 को कंप्लीट किया। तो अभी उसके पास जो है वो 3 प्रोसेस थे। P1 का सर्विस टाइम 7 बचा हुआ था, P3 का 9 था, P4 का जो है वो यहाँ पे 5 था। तो उसने P4 को यहाँ पे ले लिया क्योंकि शॉर्टेस्ट जॉब जो थी अभी भी वो P4 थी। तो P4 जो है वो फिर 5 से उसका टोटल सर्विस टाइम 5 था, तो 5 से 10 तक यहाँ पे चला। उसके बाद जब शॉर्टेस्ट जॉब को देखा गया तो क्योंकि हमारे पास P1 जो है वो स्टार्ट में 1 टाइम चल चुका था, उसका सर्विस टाइम जो है वो 7 था और P3 का जो सर्विस टाइम है वो 9 था। तो शॉर्टेस्ट जॉब जो है वो P1 है, तो 10 से जो है वो 17 तक यहाँ पे चला और इन दी एंड हमारे पास एक ही प्रोसेस यहाँ पे रह गया था P3, उसको हमने यहाँ पे प्रोसेसर ने लिया और उसको यहाँ पे एंड किया। 26 जो है वो टोटल उसका टाइम था। तो इसका भी जो वेटिंग टाइम है वो उसी तरह से कैलकुलेट करना है जैसे पहले हमने कैलकुलेट किया, सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम, चारों प्रोसेस का सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम निकाला और उसके बाद जो वेटिंग टाइम हमारे पास आया उसको टोटल सम अप किया गया, टोटल प्रोसेस के ऊपर हमने उसको डिवाइड किया और उसका जो एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ पे निकलता है वो 13 है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे राउंड रॉबिन स्केजुलिंग आई है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे राउंड रॉबिन स्केजुलिंग के अंदर जो डिफरेंट प्रोसेसेस यहाँ पे मौजूद हैं वही सेम एग्जांपल है। हमारे पास 4 प्रोसेस हैं, उनका टाइम अराइवल टाइम और सर्विस टाइम यहाँ पे हमारे पास वही सेम है। तो राउंड रॉबिन के अंदर ये होता है कि जो प्रोसेसेस हमारे पास यहाँ पे मौजूद होते हैं उनको एक स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर हर प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट किए जाते हैं। तो उसका एक क्वांटम या एक टाइम स्लाइस जो है वो वहाँ पे उसको एलोकेट कर दिया जाता है कि हर प्रोसेस जो है वो इतने टाइम के अंदर चलेगा, उसके बाद जो है वो रिसोर्स किसी दूसरे प्रोसेस को दे दिया जाएगा। इसी तरह जो जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेस उस क्यू के अंदर मौजूद होंगे, हर प्रोसेस को एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा और वो स्पेसिफिक टाइम के अंदर प्रोसेस स्टार्ट होगा और वो उसके अंदर
एंड होगा। तो यहाँ पे एक जो टाइम स्लाइस है वो 4 दिया गया है, प्रोसेस 1 यहाँ पे चला 4 टाइम चला, फिर P2 4 टाइम चला, फिर P3 4 टाइम चला, फिर P4 जो है वो यहाँ पे 4 टाइम चला। तो एक राउंड जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस राउंड के अंदर हर प्रोसेस को जो है वो 4 जो है वो एक क्वांटम टाइम, एक टाइम स्लाइस जो है वो एलोकेट किया गया। अब एक राउंड कंप्लीट होने के बाद फिर दूसरा राउंड स्टार्ट हुआ। तो सर्विस टाइम जो हमारे पास P1 था 4 टाइम पहले चल चुका था, 4 टाइम रहता था। P1 फिर 4 टाइम चला। P2 जो था हमारे पास ओनली 4 टाइम था, वो एक दफ़ा चला, अब उसकी बारी नहीं आएगी। उसके बाद P3 था हमारे पास 9 सर्विस टाइम था, 4 टाइम चला, 5 टाइम रहता था, 4 टाइम ये चला, फिर 20 से 24 तक चला गया। उसके बाद P4 था हमारे पास, इसका टोटल टाइम जो था सर्विस टाइम 5 था, ये 4 टाइम चल चुका था, 1 टाइम रहता था, 24 से 25 पे चला गया और इन दी एंड फिर हमारे पास एक राउंड जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद प्रोसेसर ने फिर थर्ड राउंड यहाँ पे स्टार्ट किया। P1 भी कंप्लीट हो चुका था, P2 भी कंप्लीट हो चुका था। P3 जो था 4 टाइम पहले चला पहले राउंड में, 4 टाइम दूसरे राउंड में चला, अब उसका एक ही राउंड रहता था, वो यहाँ पे चला 25 से 26 तक और उसके बाद यहाँ पे थर्ड राउंड के अंदर जो है CPU ने यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है उसको यहाँ पे कंप्लीट किया। तो इसका भी जो एवरेज टाइम है सेम फार्मूला के थ्रू जो यहाँ पे कैलकुलेट किया गया, सर्विस टाइम मैनेज से जो है वो अराइवल टाइम के साथ और फिर सम अप किया गया, टोटल प्रोसेस के ऊपर उसको डिवाइड किया गया और उसका यहाँ पे जो टोटल एवरेज वेटिंग टाइम निकला वो 18.5 था। अब यहाँ पे देखें हमारे पास सेम एग्जांपल के अंदर जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का एवरेज वेटिंग टाइम है वो 15.25 है, शॉर्टेस्ट जॉब का 13 है और राउंड रॉबिन का 18.5 है। तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब है, वो यहाँ पे एफिशिएंट स्केजुलिंग जो है यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है वो प्रायोरिटी स्केजुलिंग आ जाती है। प्रायोरिटी स्केजुलिंग के अंदर यहाँ पे हमारे पास जो है वो 5 प्रोसेस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और उनका यहाँ पे बर्स्ट टाइम भी आपको नज़र आ रहा है। बर्स्ट टाइम या सर्विस टाइम जो है वो हमारे पास एक ही होता है और यहाँ पे जो है वो हमारे पास प्रायोरिटी भी मौजूद है। तो 5 प्रोसेसेस हैं यहाँ पे, 5 प्रोसेसेस को जो है वो यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई है। तो हम हर प्रोसेस को जो है उसकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे देखेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारे पास नॉन प्रिमिटिव है। इसका मतलब है कि जो प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होगा वो जब तक एंड नहीं होगा रिसोर्स उससे लेके किसी दूसरे प्रोसेस को नहीं दिया जाएगा, ये नॉन प्रिमिटिव है। और यहाँ पे अराइवल टाइम नहीं दिया गया, तो यहाँ पे हम अराइवल टाइम को बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 0 कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब है कि पाँचों प्रोसेसेस का यहाँ पे अराइवल टाइम बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ पे 0 है। तो अब क्योंकि सारे प्रोसेस यहाँ पे पाँचों के पाँचों प्रोसेस जो हैं वो एक ही टाइम के अंदर आए हैं, तो हमारे पास प्रायोरिटी भी मौजूद है। तो हम ईज़िली है हम यहाँ पे ईज़िली डिफरेंट प्रोसेसेस को लेंगे। जैसे यहाँ पे प्रायोरिटी जो है वो प्रोसेस 2 की सबसे ज़्यादा है, 1 प्रायोरिटी है, हमने P2 को ले लिया। फिर हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे 3 प्रायोरिटी 5 प्रोसेस जो है यहाँ पे उसकी प्रायोरिटी 2 है, हमने 5 प्रोसेस को यहाँ पे ले लिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रायोरिटी जो है वो 3 प्रोसेस यहाँ पे मौजूद 3 प्रायोरिटी के 2 प्रोसेस यहाँ पे मौजूद हैं। तो सीक्वेंशली जो हमारे पास पहले प्रोसेस आया था P1, हमने P1 को ले लिया। हालांकि P1 और P3 की प्रायोरिटी जो है वो सेम है, बट हमारे पास P1 यहाँ पे पहले आया है तो हमने यहाँ पे P1 को ले लिया। उसके बाद हमारे पास जो है वो P3 की प्रायोरिटी भी 3 थी, P3 लिया और इन दी एंड जो है हमारे पास P4 था, वो हमने उसको यहाँ पे ले लिया और हमारे पास कंप्लीट जो है वो 19। तो इसी तरह से आप इसकी जो है वो टोटल है वो यहाँ पे हमारे पास नॉन प्रिमिटिव है कि हमारे पास जैसे जैसे प्रोसेस यहाँ पे आते गए हमने उसको यहाँ पे वैसे वैसे कैलकुलेट करते गए। उसके बाद प्रायोरिटी स्केजुलिंग के अंदर जो है प्रिमिटिव प्रायोरिटी स्केजुलिंग है, वही एग्जांपल है इसके अंदर। यहाँ पे जस्ट अराइवल टाइम को जो है वो चेंज किया गया है, जो P1 का अराइवल टाइम है। अब यहाँ पे देखें क्योंकि जो पिछली हमारे पास यहाँ थी नॉन प्रिमिटिव के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमने ये कहा था कि हमारे पास सारे प्रोसेस जो है वो सेम टाइम के अंदर यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे हर प्रोसेस का जो है यहाँ पे अराइवल टाइम दिया गया। प्रोसेस 1 जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, क्यों उसकी वजह, हालांकि प्रायोरिटी जो है वो प्रोसेस 1 की यहाँ पे 3 है, बट क्योंकि उसका अराइवल टाइम 0 है, इसका मतलब है कि अभी इस टाइम जो है अभी कोई और प्रोसेस नहीं आया, तो प्रोसेसर ने जो है वो P1 को बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसका अराइवल टाइम जो था वो 0 था। तो अभी P1 जो है वो 2 टाइम चला, इसका सर्विस टाइम 10 था तो 2 टाइम चला। अभी जो है 8 उसके सर्विस टाइम रहते थे, तो इसी दौरान एक प्रोसेस 2 यहाँ पे आ गया। जैसे प्रोसेस 2 आया, प्रोसेसर ने अपनी एग्जीक्यूशन स्टॉप की
और देखा कि प्रोसेस 2 की जो प्रायोरिटी है वो किस तरह से है। तो प्रोसेस 2 की प्रायोरिटी जो है वो 1 थी, तो इसकी प्रायोरिटी क्योंकि हाई थी, प्रोसेसर ने P1 को वहीं पे स्टॉप कर दिया और P2 को ले लिया। तो P2 का जो बर्स्ट टाइम था ओनली 1 था, तो P2 2 से 3 तक चला। अभी 3 टाइम तक हमारे पास अभी कोई तीसरा प्रोसेस नहीं आया, अभी स्टिल हमारे पास प्रोसेस 1 जो है वो मौजूद था। तो प्रोसेसर ने प्रोसेस 1 को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। जैसे 1 टाइम प्रोसेस 1 चला, इसी दौरान प्रोसेस 3 भी आ गया 4 टाइम के ऊपर। तो प्रोसेसर ने फिर अपनी एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टॉप कर दी और देखा कि प्रायोरिटी जो है वो किस प्रोसेस की ज़्यादा है। तो प्रोसेस 3 की प्रायोरिटी भी 3 थी, क्योंकि प्रोसेस 1 पहले आ चुका था, उसका अराइवल 0 था और प्रायोरिटी भी दोनों की सेम थी। तो प्रोसेसर ने P1 को चलने दिया क्योंकि उसका अराइवल टाइम जो था वो पहले था, तो प्रायोरिटी सेम थी, तो वही प्रोसेस जो है वो चलता रहा। तो ये प्रोसेस जो है अभी 2 टाइम और चला, 6 के ऊपर P4 आ गया। प्रोसेसर ने फिर अपनी एग्जीक्यूशन स्टॉप की, देखा प्रायोरिटी 4 थी, तो उसने उसी प्रोसेस को P1 को ही चलने दिया। इसी दौरान 8 पॉइंट के ऊपर जो है वो फिर एक और प्रोसेस आ गया, P5 आ गया। प्रोसेसर ने फिर अपनी एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टॉप कर दी, देखा तो जो P5 था उसकी प्रायोरिटी 2 थी, तो अब हमारे पास प्रोसेसर P1 की प्रायोरिटी जो है वो 3 थी। तो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस जो है वो हमारे पास P5 था, तो प्रोसेसर ने P1 को वहीं पे स्टॉप किया और मूव कर गया P5 की तरफ। तो P5 के पास 5 बस टाइम था, वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो P1 अब हमारे पास P2 भी कंप्लीट हो चुका था और P5 भी कंप्लीट हो चुका था। हमारे पास 3 प्रोसेस रहते थे, P1, P3 और P4। अब क्योंकि फिर उसी हिसाब से हम देख रहे थे, क्योंकि हमारे पास अराइवल टाइम जो था P1 का पहले था, प्रायोरिटी 1 और प्रोसेस 3 की सेम थी, तो P1 को चलने दिया गया और 13 से 16 तक यहाँ पे चला। उसके बाद हमारे पास P3 आया और उसके बाद इन द एंड जो है वो फिर P4 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये प्रायोरिटी स्केजुलिंग है, प्रिमिटिव प्रायोरिटी स्केजुलिंग इसको कहते हैं। इसी से मिलती जुलती जो है हमारे पास एक प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट प्रायोरिटी स्केजुलिंग भी है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा इसी एग्जांपल को जो है वो स्लाइटली चेंज किया गया है, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट वे के अंदर जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया है। यहाँ पे हमारे पास वही तरीकाकार है, P1 आया क्योंकि उसका अराइवल टाइम 0 था, कोई प्रोसेस मौजूद नहीं था, हालांकि प्रायोरिटी इसकी थी। P1 हमने चलाया, फिर P2 आ गया, P1 को स्टॉप कर दिया गया, P2 को लिया गया और P2 यहाँ पे ओके हो गया, 1 जो है हमारे पास प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्योंकि और कोई प्रोसेस मौजूद नहीं था, प्रोसेस 3 अभी नहीं आया था, उसका अराइवल टाइम 4 है, तो दोबारा कंट्रोल जो है प्रोसेसर का P1 की तरफ चला गया। अभी P1 1 टाइम चला था, इसी दौरान जो है वो P3 भी आ गया। अब P3 जब यहाँ पे आया तो अब उसका बर्स्ट टाइम जो था, अब प्रायोरिटी P1 की भी 3 थी और प्रोसेस 3 की प्रायोरिटी भी 3 थी। अब दोनों सेम प्रायोरिटी के प्रोसेस मौजूद है। अब हमारे पास प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब है, तो प्रोसेसर ने देखा कि P1 और P3 की जो प्रायोरिटी है वो सेम है, तो उसका उसने शॉर्टेस्ट देखा कि प्रोसेस इन दोनों में से शॉर्टेस्ट कौन सा है। तो P1 3 टाइम चल चुका था, उसके बर्स्ट टाइम अभी 7 रहते थे, तो उसने P3 को ले लिया। उसका टोटल बर्स्ट टाइम जो था वो 2 था और वो उसने उसको कंप्लीट कर दिया। और P3 जो है जब 6 टाइम के ऊपर पहुंचा, कंप्लीट हुआ, P1 भी कंप्लीट हो गया और P3 भी। तो इसी दौरान P4 प्रोसेस आ गया और फिर प्रोसेसर ने अपनी एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टॉप की। उसने देखा कि P4 की प्रायोरिटी जो है वो 4 है, तो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस अभी हमारे पास P1 था, तो कंट्रोल अगेन P1 की तरफ चला गया यहाँ पे। तो प्रोसेस P1 अभी 2 टाइम चला, एक और प्रोसेस आ गया, प्रोसेस 5। फिर प्रोसेसर ने अपनी एग्जीक्यूशन स्टॉप की, देखा हाई प्रायोरिटी प्रोसेस जो है वो हमारे पास P5 था। प्रोसेसर ने अपना कंट्रोल जो है वो P1 से फिर P5 की तरफ चला गया, P1 को फिर वहीं पे स्टॉप कर दिया और P5 जो है वो 8 से 13 तक चला। तो ये P5 जो है वो यहाँ पे ओके हो गया। अब 2 प्रोसेस रहते थे, P1 के जो बर्स्ट टाइम रहते थे वो 5 रहते थे, 2 टाइम पहले चला, 1 टाइम बाद में चला, फिर 2 टाइम चला, तो 5 टाइम ये चल चुका था, लेकिन इसकी प्रायोरिटी भी हाई थी। तो प्रोसेसर ने अपना कंट्रोल जो है वो P5 से फिर P1 की तरफ कर दिया और ये कंप्लीट हुआ। और इन दी एंड जो है वो एक ही प्रोसेस रहता था P4, वो यहाँ से 18 से 19 की तरफ गया। तो ये डिफरेंट एल्गोरिदम थे, CPU जो है वो डिफरेंट जो है वो एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए
डिफरेंट प्रोसेसेस की स्केजुलिंग जो है वहाँ पे की जाती है, ताकि प्रोसेस जो है वो हमारे स्मूथली चलते रहें, उसके अंदर डेडलॉक ना आए और हम उसके अंदर जो मैक्सिमम जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं, सीपीयू की जो यूटिलाइजेशन है, उसकी थ्रूपुट है, जो है टर्न अराउंड टाइम जो है वो मैक्सिमम उसके अंदर ले सकें। तो होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं।